स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स बुक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे सेकंड सेम में फर्स्ट लेसन है मुद्रा और साख। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, यानी कि मुद्रा जो है विनिमय मतलब कि वस्तुओं के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। यानी कि हमें जो है टाइम टू टाइम पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखोगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। यानी कि कई बार हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं तो कहते हैं कि हम आपके पैसे बाद में दे देंगे, तो बाद में जो है भुगतान करने का वादा हम कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? इसका कारण जो है बहुत ज़्यादा सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी कि वो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए इसका यूज़ कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूते बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल वो गेहूं खरीदने के लिए करेगा। यानी कि इस तरह से जो है मुद्रा का आदान प्रदान चलता है। ज़रा सोचिए कि जूता निर्माता यदि मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। यानी कि यदि उसको जूते बेचने जैसे वो जूते बेच के पैसे कमाता है, फिर उससे वो उन पैसों से गेहूं खरीदता है। कहते हैं कि यदि उसको सीधे उन जूतों के बदले ही गेहूं खरीदनी होगी तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कई बार जो गेहूँ जिससे हम लेते हैं उसको जूतों की जरूरत ना भी हो तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों के इस तरह से सामना करना पड़ता है। उसे गेहूँ उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि वो साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी कि इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे अपने जूतों के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा के बदले लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। यानी कि जब वो पैसों में उन जूतों को बेचता है तो वो बाजार से कोई भी वस्तु जो है आसानी से खरीद सकता है, जो कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आओ इन पर विचार करें। यानी कि हमें सोचना है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। तो आपने ये बताना है कि कैसे हम मुद्रा का विनिमय करके वस्तुओं को इजीली खरीद सकते हैं। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के लिए जरिए हो रही है? आगे हम डिस्कस करेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। और अब हम पढ़ेंगे करेंसी के बारे में। करेंसी किसे कहा जाता है? मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। यानी कि करेंसी में आजकल क्या शामिल है? सिक्के और कागज़ के नोट। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा
इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि भारत में जो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से जो है करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। आगे है बैंकों का निक्षेपण। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेपण के रूप में भी रखते हैं, यानी कि लोग जो है बैंक में अपने पैसे जो है जमा करके रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको अपनी डेली रूटीन के लिए कुछ पैसों की ही ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते हैं और बैंक में ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, यानी कि उस जो हम राशि बैंक में जमा करते हैं अपने पैसे, जो हमारी बचत होती है, तो उस पर बैंक हमें ब्याज भी देता है। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, यानी कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसमें से अपने पैसे निकलवा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। यानी कि कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि मांग जमा किसे कहा जाता है, तो इसको हम मांग जमा कहते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है, यानी कि विनिमय का माध्यम प्रदान करती है। आपने नकद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, और चेक जो है एक ऐसा कागज़ है, ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपका कि चेक क्या होता है। तो चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक द्वारा भुगतान हम इस तरह से करते हैं, जैसे जिस व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता है उसके नाम पे चेक होता है और वो सिग्नेचर करके और अमाउंट भर के जो है दूसरे व्यक्ति को दे देता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से करीब जो है जुड़े हुए होते हैं। आओ इन पर विचार करें, यानी कि हमने देखना है कि एक सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये का जो है नकद निकालना चाहता है, तो इसके लिए वह चेक कैसे लिखेगा, ठीक है। और सही उत्तर पर इसमें से निशान लगाना है। सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद जो है सलीम के बैंक में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक खाते में शेष बढ़ जाता है, यानी कि क्या हमने इनमें से चूज़ करना है कि इसके लिए कौन सा करेक्ट है। आगे क्वेश्चन बनता है हमारा, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। नेक्स्ट है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।